ठीक है, तो देख लेते हैं इस ग्राफ को कि ग्राफ की क्या कहानी है और क्या बोल रहा है और किस तरीके से वेरिएशंस होता है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। ठीक है, तो अभी से पहले तुम लोगों ने देखा कंडक्टिविटी का पूरा केस कि भाई किस तरीके से कंडक्टिविटी जो है एक इकलौती ना, जो हमारा कौन सी कंडक्टिविटी है बेटा, जो हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी है, अगर उसमें तुम डायल्यूशन को ऐड कर रहे हो तो क्या हो रहा है, उसमें अगर डायल्यूशन को ऐड करते जा रहे हो तो कंडक्टिविटी घट रही है, लेकिन इसके अलावा बाकी सब में बढ़ रही है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की केस में। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में एक चीज ध्यान रखना कि इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हो रही है भाई, वैल्यू ध्यान से देखो। इसमें हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि द मोलर कंडक्टिविटी और वी से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी increase slowly with dilution and can be represented by the Debye-Huckel rule। इसे हम लोग इस इक्वेशन से इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं इसका प्लॉट खींचूं किसका, मोलर इक्विवेलेंट का और मोलर कंडक्टेंस का अगेंस्ट अंडर रूट सी, व्हाट इज सी हियर, सी इज द कंसंट्रेशन। तो अगर मैं इसका उसके साथ प्लॉट ड्रॉ करता हूं तो क्या मिलता है बेटा हम लोग को, ध्यान से देखो कि अगर मैं इसका स्लोप देता हूं तो स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग कहानी मिलने वाली है। क्या अलग अलग कहानी, आप देखो, अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर दूं तो देखो किस तरीके से स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यहाँ पे सडनली बहुत ज्यादा राइज हो गया है। यानी जो स्लोप है लोअर कंसंट्रेशन पे, वो क्या है कि आप देखो जैसे जैसे इधर आ रहे हो, इस ग्राफ को थोड़ा सा उल्टा सोचना है। अगर आप इधर जाते हो तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ग्राफ का सिग्निफिकेंस तो यही है ना। आप इसको उल्टा सोचो कि अगर आप इधर आ रहे हो इसका मतलब क्या हो रहा है, इधर आने पे कि डाइल्यूशन बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ रहा है देखो धीरे धीरे मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। हाउएवर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये इफेक्ट इतना सिग्निफिकेंस नहीं होता है जितना कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहले ही कंप्लीटली डिसोसिएट हो चुके होते हैं, जबकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसमें जैसे जैसे डाइल्यूशन करते हैं वैसे वैसे उसका क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू और डिसोसिएट होते हैं और आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे उतना बड़ा इफेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन वीक में देखो यहाँ पे सडनली कैसे राइज हुआ एकदम से। तो जब भी स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस और रूट सी के बीच ग्राफ है तो बेटा हमेशा इस चीज को तुम लोगों को याद रखना। क्लियर है ये चीज सबको, जल्दी बताओ। ठीक है, अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्या आता है आपका कि moreover the curve obtained for the strong electrolyte show that there is a small increase in the molar equivalent or a molar, और we say that is equivalent conductance or we say molar conductance with the dilution। इसी की बात मैं कर रहा था। This is because in case of a strong electrolyte is completely ionized। strong electrolyte क्या है बेटा, वो completely ionized हो चुका है, पहले ही वो completely ionized है। And in solution so the number of ions remains almost constant। तो पहले ही ions constant है। On dilution the ions are, ऐसा क्यों होता है कि molar conductance और equivalent conductance जो है डाइल्यूशन करने पर उनकी वैल्यू बढ़ती है, उसका रीजन देखिए बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है कि ऑन डाइल्यूशन द आयंस आर फार अपार्ट। जो आयंस है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, देयर इंटर आयोनिक अट्रैक्शन डिक्रीज एंड हेंस देयर कंडक्टेंस इंक्रीजेस। तो इस चीज को हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एंड अप्रोचेस टू मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते जाओगे इनका कंडक्टेंस बढ़ता जाएगा और एक मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेगा, जिस वैल्यू को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो आई होप ये क्लियर होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। चलिए बेटा अगली चीज, it is also observed that the plot for a strong electrolyte become linear near a high dilution and can be extrapolated to the concentration to get the value of limiting molar conductance। यानी स्ट्रॉन्ग में तो ये सुविधा है हमारे पास कि वो लीनियर ग्राफ है तो उसको एक्स्ट्रा प्लॉट करके आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन व्हाट अबाउट अ वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसका ग्राफ सीधा यूं एकदम से इंक्रीज हो गया है, तो उसका भी देखते हैं बेटा कि उसके लिए क्या करेंगे हम लोग। एट हायर कंसंट्रेशन द ग्रेटर आयोनिक इंटरेक्शन डिक्रीजेस, है ना, हायर जब कंसंट्रेशन होगा तो ग्रेटर आयोनिक इंटरेक्शन डिक्रीज द मूवमेंट ऑफ द आयन। यानी जब कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली बात है आयंस में क्या होगा, कोलिजन होगा, आयोनिक इंटरफेरेंस होगा, जिसके चलते उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड देयरफॉर कंडक्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन, और किसके साथ बढ़ता है, डाइल्यूशन के साथ। तो ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को। व्हाट अबाउट द वीक इलेक्ट्रोलाइट, at the same concentration the content
कंडक्टेंस जो होता है, कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट का इज लेस देन दैट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट आर नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट, अच्छे से वो पूरे आयोनाइज नहीं होते हैं। मोरेवर द कर्व फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट शो दैट देयर इज वेरी लार्ज इंक्रीज इन द कंडक्टेंस, अभी कर्व दिखाया था उसी की बात हो रही है कि देयर इज लार्ज इंक्रीज इन कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन नियर द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन था जहां पे सडनली बहुत ज्यादा बढ़ गया था, एज द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज, क्योंकि उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन केस में क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। thus an increase in conductance with dilution is due to increase in the number of ions in the solution, however it is क्या हो जाएगा बेटा, however it does not reach a limiting value, फिर भी वो एक लिमिटिंग वैल्यू तक तो नहीं पहुंच रही है, यानी ग्राफ यूज करके मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को नहीं निकाल सकता हूं। फिर क्या करें भाई, देखो for weak electrolyte, equivalent conductance and molar conductance increase sharply as we move toward the high dilution. Hence, an extra flotation at infinite dilution is not possible. नहीं हो सकता possible. फिर क्या करें बेटा? Experimentally, it is also not possible to determine the limiting molar conductivity or limiting equivalent conductivity value for the weak electrolyte. All through the ionization is complete, but the number of ions per unit volume is so low that their conductivity cannot be measured accurately. तो ये तो प्रॉब्लम हो गई भाई हमारे लिए कि ये तो दिक्कत हो गई, अब क्या करें, किस तरीके से मेजर करें, तो हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, यहाँ भी इसका सॉल्यूशन क्या है बेटा, देखो सॉल्यूशन ये है कि दिस प्रॉब्लम वाज सॉल्व बाय द कोलाश, हु गिव द लॉ नोन एज द कोलाश लॉ ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो इसने एक लॉ दिया था, उसी लॉ की हेल्प से इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो क्या कहता था ये लॉ, फटाफट पढ़ते हैं। तो ये लॉ कहता था कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जो मोलर कंडक्टिविटी होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द sum of the molar conductivity of ion reduced by the electrolytic at infinite dilution, मतलब ये कहता है कि जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं तो उस समय जो आयन है वो एक दूसरे पे डिपेंड करना बंद कर देते हैं और उसको इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू कोलास लॉ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन is the sum of the molar conductivity of the ion produced by the electrolyte at infinite dilution. In other words, we can say that the sum of the molar conductivity of cation and anion at infinite dilution is called molar conductivity of electrolyte. ठीक है जी, कैसे लिख सकते हैं ये देखो, मान लो मेरे पास है, किस तरीके से लिखोगे तुम लोग, तो ध्यान से समझना, एक एग्जांपल ले लो, चलो मान लो मुझे मोलर इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी किसका निकालना है बेटा, तो मुझे मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, किसी वीक ले लेता हूं, तो मैंने मान लो एग्जांपल के लिए क्या ले लिया है भाई, तो एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं कुछ, ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट एक कंसीडर कर लेते हैं फटाफट, तो चलो मान लो मैंने ले लिया CH3 COOH, और इसका मुझे लिखना है कि भाई किस तरीके से इसका मैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड आउट करूंगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इसके कटायन और अनायन के टर्म्स में मैं इसको लिख सकता हूं, यानी लैम्डा नॉट CH3COO negative plus H plus, यानी at infinite dilution the molar conductivity can be written as their sum of the cation and anion, यही तो स्टेटमेंट है। और ये वैल्यूज हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये वैल्यूज हम लोग को पता है कि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ तोड़ के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू तो हमें पता है, और उसके वैल्यू को यूज करके हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर ये चीज, तो इस चीज को याद रखना है बेटा। देखो कई लोग इसको कैप एम से डिनोट करते हैं, कई लोग इसको म्यू से भी डिनोट करते हैं, तो दोनों सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है। ये म्यू इनफिनिटी का मतलब क्या है कि कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसकी बात हो रही है बेटा, ठीक है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, व्हिच कैन बी रिटन एज द सम ऑफ द cation एंड अनायन, यानी मोलर कंडक्टिविटी है
लिख सकते हैं उसके कैटायन प्लस अनायन के टर्म्स में, where lambda naught C and lambda are the limiting molar conductivity or ionic conductivity of the cation and anion respectively. अब कौन सा सब इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है भाई कोलास लॉ का, चलिए उसको देख लेते हैं फटाफट कि क्या क्या चीजें बोलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ दिस, यही तो मेन डिसएडवांटेज था जिसको हम नहीं निकाल पा रहे थे उस ग्राफ के जरिए। तो सबसे उसका मेन डिसएडवांटेज को किसने अच्छा हमारे लिए आसान कर दिया, किसने आराम कर दिया, किसने, दैट इज कोलास लॉ में। तो पहला होता है कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा इक्विवेलेंट, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, तो दिस लॉ इज हेल्पफुल इन कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस इन इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। सपोज वी हैव टू कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COH, तो कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, देन अकॉर्डिंग टू कोलास लॉ वी कैन कैलकुलेट लाइक दिस, है ना, अभी अभी बात किया था कि देयर सम ऑफ द cation plus sum of the anion, and this equation can be obtained by the knowledge of molar conductance at infinite dilution for the strong electrolyte। like देखो यहाँ पे मैंने CH3COONA ले लिया है, उसको मैं लिख सकता हूँ बेटा क्या, CH3COONA को कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, इट कैन बी रिटन एज, कैसे बेटा जल्दी बताइए, इट कैन बी रिटन एज दिस प्लस दिस, यस कैन बी रिटन एज, देखो हमने क्या किया, CO नेगेटिव ले लिया और Na का पॉजिटिव ले लिया तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। नाउ HCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो H+Cl और NaCl को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या मैं इन तीनों इक्वेशन को यूज करके क्या मैं अपनी ये वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, मुझे अगर इसकी वैल्यू पता है, मुझे अगर H+ की वैल्यू पता है तो दोनों को ऐड करके क्या मैं इसको नहीं निकाल सकता हूँ, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को यूज करके मैं ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू को बहुत ही इजी तरीके से फाइंड आउट कर लूंगा। क्लियर है बेटा ये, गुड। नाउ अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया छोटा सा कि विच इक्वेशन इज इनकरेक्ट, कि कौन सा इक्वेशन इसमें से इनकरेक्ट है, तो जल्दी आइडेंटिफाई करो बेटा जल्दी से, ठीक है, तो जल्दी से बताओ भाई क्या होना चाहिए इसका आंसर, जल्दी से क्या बोला है, द इक्वेशन दैट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है, देखिए ध्यान से, अगर मैं NaBr को लिखूं तो NaBr माइनस NaCl, तो खुद सोचो क्या हो जाएगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ जल्दी बताइए, इस NaBr को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस लिख सकता हूँ, और Br को क्या लिख सकता हूँ, प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Br नेगेटिव, माइनस में क्या लिख सकता हूँ बेटा, लैम्डा नॉट ऑफ, जल्दी बताइए, लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस, ये भी माइनस हो जाएगा पूरा, प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cn। तो बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, Na से Na कैंसिल, यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ लैम्डा Br, लैम्डा नॉट Br माइनस लैम्डा नॉट Cn। तो ये तो पूरी कहानी आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड की। अब क्या राइट हैंड साइड भी यही बच रहा है, यही आपको चेक करना है। तो राइट हैंड साइड देखो अब क्या क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा नॉट K प्लस प्लस लैम्डा नॉट Br नेगेटिव, और माइनस में क्या हो जाएगा बेटा, लैम्डा नॉट K प्लस और प्लस लैम्डा नॉट Cl। तो K से K अगेन कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया, लैम्डा Br और लैम्डा Cl माइनस का, यहाँ भी यही बच रहा है, तो इस साइड से ये तो करेक्ट बिल्कुल सही है, ये तो सही है। इसी तरीके से आपको तीनों ऑप्शन चेक करने हैं, जिसमें ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होगा उसको हम लोग बोल देंगे कि इनकरेक्ट। तो आप इसको सॉल्व कर देना बेटा, जब सॉल्व करोगे तो यू गेट जो ऑप्शन नंबर सी है ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आएंगे। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन तुमसे भी पूछा जा सकता है, तुम्हारे बोर्ड में भी आते हैं, तो ध्यान रखना है बेटा इस चीज का, क्लियर है। तो इस तरीके से बता सकते हो 10 द इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा था, सी, तो सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से इसका काम होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने में, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि हाउ टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकल जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और भी से जीरो कंसंट्रेशन, तो मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं किसको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। तो दूसरा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कोलास लॉ का इन द कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नेक्स्ट देखिए बेटा, डिग्री क्या इसका और क्या आ जाएगा, इन द कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट को भी हम इस फॉर्मूले से बड़े इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट व्हिच इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, वेयर C इज द कंसंट्रेशन एंड अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें थी बेटा। अब फटाफट लास्ट में दो
इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आप पढ़ाई दिया इलेक्ट्रोलिसिस में कि इलेक्ट्रोलिसिस जिस सेल में हम कराते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और ये क्या करता है बेटा, ये केमिकल रिएक्शन कराने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को यूज करता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी यूज करके केमिकल रिएक्शन कराता है और ये क्या कहलाता है हम लोग का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, रिवर्स ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। Therefore, in this cell, electrical energy is converted into chemical energy. Here, a non-spontaneous redox reaction is forced to take place with the help of external current. Clear बेटा? देखो, इस तरीके से कुछ इसका कंस्ट्रक्शन होता है कि इसमें हम लोग बैटरी लगा के रखते हैं, हेल्प से केमिकल रिएक्शन कराना। तो यहाँ पे डीसी सोर्स यूज करते हैं। ये दो इलेक्ट्रोड होता है, एक को बोलते हैं हम लोग एनोड और दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा है बेटा हम लोगों का, कैथोड। यानी दिस सेल कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास वेसल in which the electrolyte or aqueous solution or molten solution is taken. Two metal rod electrodes is dipped into the vessel and connected to the source of battery. The one end connected to the negative point source is called cathode and the other one which is connected to the positive पोल ऑफ द सोर्स इज कॉल्ड एनोड। तो इस तरीके से हम लोग कैथोड और एनोड दो चीजों को डिफाइन करते हैं अपना केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नाउ कौन कौन सा प्रोसेस हो रहा है बेटा, तो देखो इलेक्ट्रोलाइटिक when dissolved in water or molten state it dissociate to produce positive and negative charge ion and on passing the electric current through the solution क्या हो रहा है, anions move towards the anode as the name suggests anion anode cation cathode। तो cation move towards the cathode and give up their electrons. This means oxidation takes place at anode and reduction takes place at cathode. Next देखिए बेटा, this movement is called electrolytic or we say ionic conductance and it is responsible for the flow of current through this solution. Clear है बेटा? Next चलो, this conversion of ions into the neutral species at their respective electrode is called primary charges. And when the product of primary charge change undergo further changes to form the molecule, the changes are called secondary changes. तो इस तरीके से बेटा हम इस पूरे को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि इलेक्ट्रोलिसिस जब आप कराते हो तो एक डिस्चार्ज पोटेंशियल को समझना है कि भाई अगर मान लो मेरे पास कटायन पे जाने के लिए, कैथोड पे जाने के लिए दो कटायन है, ठीक है, तो कौन सा कटायन को प्रेफरेंस दोगे, एनोड पे जाने के लिए दो अनायन है तो कौन से अनायन को प्रेफरेंस दोगे। तो उसको कैसे समझते हैं बेटा, यानी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इफ मोर देन वन टाइप ऑफ आयंस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड देन द आयन विच डिस्चार्ज फर्स्ट इज दैट आयन विच रिक्वायर द लीस्ट एनर्जी। ठीक है बेटा, और देखिए the potential at which the ion discharge or deposited on the appropriate electrode is termed as the discharge or deposit potential। और जो वैल्यू है डिस्चार्ज पोटेंशियल का डिफरेंट फॉर डिफरेंट आयंस, लाइक अगर मैं कटायन की बात करूं जो कैथोड पे जाने वाले हैं तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे पोटेशियम से ग्रेटर देन कैल्शियम है, सोडियम है और एजीयू। यानी अगर मैं एग्जांपल कंसीडर करूं कि अगर मान लो मेरे पास ये पोटेशियम है, अगर मेरे पास ये कैल्शियम है, तो क्या होगा बेटा, the cation which is a stronger oxidizing agent is discharged first at cathode, increasing order of the discharge of few cations are given below। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक K प्लस है और एक Ca प्लस है तो कौन जल्दी जाएगा कैथोड के पास, Ca प्लस। उसी तरीके से अनायन में अगर मैं बोलूं ब्रोमीन है और आयोडीन है तो कौन जाएगा पहले बेटा, आयोडीन जाएगा। तो इस सीरीज को कटायन और अनायन का तुम याद कर सकते हो जिससे कि तुम इलेक्ट्रोलिसिस अलग अलग प्रोडक्ट का बड़े आसानी से देख पाओ। क्लियर है बेटा, गुड। तो इस तरीके से आप इस पूरे को याद कर सकते हो। तो इसमें हम लोगों ने पूरा कवर किया हम लोगों का जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स रह गया था, तो पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोगों ने दो वीडियो में कवर कर लिया है। आप इसके जो नेक्स्ट होगा केमिकल काइनेटिक्स करेंगे और इसके एक न्यूमेरिकल के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। तो आई होप यहाँ तक सब कुछ सही रहा है ना, सब समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और वहां पे फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स प्लस इसके जो भी नर्स डिक्टेशन और इन सब पे जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको। टेक केयर, इसको देखो समझो, कोई भी डाउट हो बेटा तो जरूर कमेंट में लिखो और कोई भी डाउट आता है तुम पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और फिर वहां पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, चलो।